हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 की थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस दिन हमने आपको यहाँ तक पढ़ाया था सिविल कोड ऑफ 1804। अब हम इसके आगे से आज पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, उस समय जो नेपोलियन कोड लगा था, या फिर जिसे आप लोग क्या कहते हो, सिविल कोड, नागरिक कोड, वो कब लगा था? 1804 में। 1804 में, जिसे जाना जाता है नेपोलियन कोड के नाम से भी। उस समय इस कोड की मेन बात क्या थी कि जो जन्म से पे आधारित होते हैं विशेषाधिकार, मतलब जन्म पे आधारित जो अधिकार होते हैं उसे खत्म कर दिया जाए। इसे इसलिए भी जाना जाता था। और उसने जो उस समय इक्वालिटी थी, स्टेबलाइज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, उसने स्थापित किया कानून के समक्ष बराबरी को भी, मतलब लॉ के अधिनियम के तहत बराबरी को भी वो किया, और संपत्ति के अधिकार को भी, राइट टू प्रॉपर्टी को भी सिक्योर किया, मतलब संरक्षित किया। ये थे नेपोलियन कोड। मतलब जन्म के अधिकार को खत्म करना, इक्वालिटी, कानून के अंतर्गत इक्वालिटी लाना, और जो संपत्ति के अधिकार थे उसे भी सिक्योर करना, सुरक्षित बनाना, ये कोर्ट के नियम थे। ये जो कोड था, ये जो लगा गया था सिविल कोड, इसने क्या किया था? फ्रांसीसी एरिया जो थे, जो फ्रांस के कंट्रोल के एरिया थे, एक्सपोर्टेड रीजन्स जो नियंत्रण में आते थे, इन सभी एरिया में इसे लागू किया गया था। मतलब फ्रेंच कंट्रोल के अंतर्गत जो ये रीजन्स में आते थे, इस सारे एरिया में इस कोड को लागू किया था। जो डच रिपब्लिक थे, डच गणतंत्र, और स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, ये सारे क्या थे? नेपोलियन के जो प्रशासनिक विभाजन था, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, इसे इजी बना दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया। मतलब इसमें जो डिवाइड करना था, जो जो उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे, वो बहुत ईजिली तरीके से नेपोलियन ने कर दिया। वहाँ पे जो है सामंती व्यवस्था, फेडरल सिस्टम को भी एबॉलिश कर दिया गया, मतलब खत्म कर दिया गया। फ्रीड पीसेंट फ्रॉम द सरडम एंड द मेमोरियल ड्यूज। अब किसानों को भूदास और जागीरदारों शुल्कों से मुक्त करा दी गई। किसान को जो भूमि के दास बना के रखा जाता था, और जो जागीरदार उस पर शुल्क लगाते थे, टैक्स लगाते थे, ड्यूज लगाते थे, उससे उन्हें फ्री कर दिया गया। यातायात और संचार जो है, यातायात और संचार जो है व्यवस्थाओं को सुधारा गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। जो ये देखिए, जो शहर में कारीगर होते थे, उन्हें जो संघों में डिवाइड कर दिया जाता था, उसे भी ख़त्म कर दिया गया। अब यातायात और संचार व्यवस्थाओं को भी सुधारा गया। जो किसान थे, कारीगर थे, मजदूर थे, बिजनेस उद्योगपति थे, उन्हें भी नई नई आज़ादी मिली। उन्हें भी नई नई आज़ादी मिली। उद्योगपति और जो स्मॉल, मतलब छोटे लघु उद्योग के लोग थे, वो प्रोड्यूसर्स थे गुड्स के, उन्हें क्या किया गया? वो ये समझने लगे कि एक समान एक समान मानक भार, एक समान मानक भार और नाप की एक राष्ट्रीय मुद्रा से, एक समान मानक भार और भार की राष्ट्रीय मुद्रा से, जो नेशनल करेंसी है, एक इलाके से दूसरे इलाके में, नेशनल करेंसी को एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पैसों को ले जाने और ले आने में आसानी होगी। लेकिन जो जीता हुआ इलाका था, वो स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति, जो जीता हुआ इलाका था वो स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलती जुलती प्रतिक्रिया थी। मतलब फ्रांसीसी जो शासन थे उससे मिलती जुलती तरीके से लिया जाता था। शुरुआत में अनेक स्थानों पे, जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, और साथ ही कई शहर जैसे ब्रुसेल्स,
मेल, ब्रेजल्स, मेज, मिलान, वॉरस और में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया जाता था। फ्रांसीसी जो सेना होती थी उनका तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया जाता था। लेकिन जल्दी ये जो उत्साह था जल्दी जो ये उत्साह था वो क्या हो गया था, ये दुश्मनी में बदल गया जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्था जो है, जब यह साफ होने लगा कि नई जो प्रशासनिक व्यवस्था है राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप में जो जीते हुए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान थे, यूरोप में जो फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान हो रहे थे, प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे थे। मतलब इसमें दिखाया गया है कि जो जीता हुआ इलाका था, पहले तो नेपोलियन का जो कोड था, नेपोलियन कोड लगा था, उस कोड से तो बहुत से फ़ायदे थे कि लोगों को जो सामान्य व्यवस्था थी उसके अंतर्गत फ्री कर दिया गया, जो उनकी संपत्ति होती थी उससे उन्हें फ्री कर दिया गया, और पैतृक संपत्ति पे किसी का विशेषाधिकार नहीं रहेगा, उनकी खुद की प्रॉपर्टी को सिक्योर कर दिया गया। ये सारी व्यवस्थाएं तो की गई आने जाने की चीज़ों के लिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधा और वह सभी चीज़ों में, जैसे भार नाप की मशीन्स, ये सारी चीज़, मेजरमेंट, सब कुछ बना दिया गया, प्रशासन की व्यवस्था तक कर दी गई। लेकिन इसका नुकसान भी ये था कि इसमें सेना में जबरी भर्ती कराया जाया लगा था लोगों को। जो कुछ एरिया थे उसमें तो पहले शुरुआत में बहुत उत्साह था, फिर बाद में इसे एक दुश्मनी का रूप ले लिया। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन सुविधा है वो सही नहीं है। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म का बनना, राष्ट्रवाद का निर्माण। जैसा कि आप लोग मैप में मध्य 18वीं शताब्दी में यूरोप के नक्शे को देखे होंगे, वैसे राष्ट्रराज आज के टाइम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आगे है जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, ये सारे किंगडम के रूप में जानते हैं। तब वे क्या थे? डचियों और राजशाहियों और कैटनों, डचियों, राजशाहियों और कैटनों के नाम से ये बटे हुए थे, जिनके शासन क्या होते थे? खुद से ये शासन करते थे। जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप था, जो पूर्व और मध्य यूरोप था, वो निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था, निरंकुश राजतंत्रों के अधीन था। और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान कल्चर के अंतर्गत नहीं मानते थे, और ये डिफरेंस लैंग्वेज भी बोलते थे, ये अलग अलग भाषाएं बोलते थे, और ये विभिन्न समुदायों या जातियों के सदस्य भी होते थे। उदाहरण के तौर पे एक एग्जांपल दे रहे हैं, जो कि है ऑस्ट्रेलिया के हंगरी पर शासन करने वाले, ऑस्ट्रेलिया के हंगरी पर शासन करने वाले, कौन शासन करने वाला? हैब्सबर्ग साम्राज्य के कई अलग अलग क्षेत्रों में, हैब्सबर्ग साम्राज्य के कई अलग अलग क्षेत्रों में और जनसमूहों को जोड़कर बना था, कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़ के बना था। अब फिर इसमें है कि इसमें टिरोल, ऑस्ट्रेलिया के सुडेटेनलैंड और जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे, कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे जो वहाँ के साम्राज्य था,
वहाँ पे लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। मतलब एक भाषा बोलने वाले या अलग भाषा बोलने वाले भी वहाँ पे थे। हंगरी में आधे लोग मयार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलता था। गालिसिया में कुलीन वर्ग जो था वो पोलिश भाषा बोलता था। और इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे। भारी संख्या में खेती करने वाले सीमा के अंतर्गत लोग अधीन अवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में, जैसे कि नॉर्थ एरिया में क्या है, नॉर्थ एरिया में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में कोएट, देखा ना, दक्षिण में कोएट। और ईस्ट में क्या है, ईस्ट में ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा जो फर्क था, ये राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इस तरह के समूहों को आपस में बांधने वाले तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी, जो एम्पायर के प्रति निष्ठा होती थी। देखिए इधर कुछ, पहले हम इसे एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद ये आपको सम इम्पोर्टेंट डेट्स बताते हैं। देखिए बताया गया है कि पहले जैसा आप लोग यूरोप का नक्शा देखते हो, राष्ट्र राज्य बंटा हुआ था, वैसा आज नहीं है। जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड जिसे आप लोग जानते हो, वो पहले राजशाही और डचियों और कैटनों में बटे हुए थे, और इनमें खुद की उनकी शासन व्यवस्था होती थी। सभी जो यूरोप का जो मिडिल एरिया था और ईस्टर्न एरिया था, वो क्या था, राजतंत्रों के अंतर्गत आता था। और इन इलाकों में अलग अलग तरीके के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक अलग तरीके की पहचान देते थे, अलग तरीके की उनकी संस्कृति होती थी। मतलब वो उनकी एक समान संस्कृति नहीं होती थी, वो अपनी अलग अलग संस्कृति को मानते थे, और ये अलग अलग भाषाएं बोलते थे, और ये अलग अलग जातियों के सदस्य होते थे। जैसा कि एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के हंगरी में शासन करने वाले हैब्सबर्ग साम्राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जिन समूहों को जोड़ के बनाया गया था, एल्स में टिरोल, ऑस्ट्रेलिया में सुडेनलैंड इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जो कि एक कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे भाषी प्रांत थे। आधे लोग मैम्यार भाषा बोलते थे और बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गलीशिया में कुलीन वर्ग जो था वो पोलिश भाषा बोलता था। और जो साम्राज्य आता था हैब्सबर्ग साम्राज्य की बॉर्डर के अंतर्गत आता था, बॉर्डर्स के अंतर्गत, वहाँ के लोग जो खेती करने वाले रहते थे वो इस अधीन अवस्था के अंतर्गत रहते थे, मतलब उनकी कोई भी सही अवस्था नहीं थी। और बताया गया है कि नॉर्थ में जो बोहेमियन है, स्लोवाक और कार्नियोला, साउथ में कोएट और ईस्ट में ट्रांसिल्वेनिया और रोमन के लोग रहते थे। ऐसा फर्क जो था वो राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था, कि मतलब पॉलिटिकल यूनिटी हो यहाँ पे, तो ये आसानी से उन्हें आगे नहीं ले जाता था। लेकिन इन सब में जो एक चीज़ बांधने वाली थी वो क्या था, उनके जो एम्पायर के प्रति उनके मन में अच्छी भावना थी, निष्ठा थी, यही उन्हें बांधे रहती थी। अब हम इसे बता दे रहे सब इम्पोर्टेंट है, तो उसके आगे आप फिर नेक्स्ट पढ़ाएंगे। 1797 में क्या है, नेपोलियन का इटली पे हमला और नेपोलियन के युद्धों की शुरुआत हुई थी। इटली पे हमला किया था और युद्धों की शुरुआत की थी। 1814-1815 में नेपोलियन का पतन हो गया और वियना संधि हो गई। 1821 में क्या था, यूनानी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष थे वो शुरू हो गए। 1848 में फ्रांस की क्रांति, आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगर, उद्योगपति, मजदूर, किसान और बगावत करने वाले मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्व सरकार का गठन की मांग करता था। और इतालवी
जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते थे। ये सारे नेशन क्या करते थे? मांग करते थे। जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, आर्थिक परेशानी थी, जो लोग वहाँ थे मजदूर थे, बगावत करने वाले थे, ब्रिटिश संविधान था इसके लिए। 1859 और 1817 में क्या है? इटली का एकीकरण होने लगा। यूनिफिकेशन मीन्स इटली को जोड़ा जाने लगा। 1866 1871 में क्या हुआ? यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1905 में क्या था? हैब्सबर्ग और ऑटोमन साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मौजूद होता था। मतलब ऑटोमन और हैब्सबर्ग साम्राज्य में स्लाव राष्ट्रवाद मौजूद होता था। आज के लिए बस इतना ही।